हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है। इसमें अभी हम लोग समाजशास्त्र के संस्थापक ऑगस्ट काम्टे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अपने पिछली वीडियो में समाजशास्त्र के संस्थापक ऑगस्ट काम्टे के जीवन परिचय के बारे में हम लोगों ने जाना। उनकी 3 अवस्थाओं के नियम, जो कि धर्मशास्त्रीय अवस्था, तत्वमीमांसी अवस्था तथा सकारात्मक अवस्था है, उसके बारे में जाना। धर्मशास्त्रीय अवस्था अर्थात थियोलॉजिकल स्टेज, इसमें सभी घटनाओं को हम अलौकिक मानते हैं, अर्थात जिसे हम नहीं जानते हैं। ऐसी घटनाएं जो हमारे सामने घटती तो हैं, लेकिन उसके बारे में हम नहीं जानते हैं कि आखिर में ये घटनाएं कैसे घट रही हैं। जैसे कि चेचक और हैजा की बीमारियां जब आती थी तो यह हम मानते थे कि यह कोई दैवीय प्रकोप है। अगला स्टेज जो है वह तत्वमीमांसी अवस्था है, जिसे मेटाफिजिकल स्टेज कहते हैं। इसे संक्रमण काल की भी अवस्था कहते हैं, क्योंकि हम धर्मशास्त्रीय अवस्था से तो निकल चुके रहते हैं, लेकिन उसके अगले स्टेज सकारात्मक अवस्था में अभी नहीं पहुंचे रहते हैं। तो तत्वमीमांसी अवस्था में हम कहीं ना कहीं थोड़े तात्विक हो जाते हैं, तत्वों के बारे में हमारा रुझान हो जाता है और हम अलौकिकता से हटकर, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उससे थोड़ा हटकर हम प्रकृति के बारे में या इसी को हम ईश्वर के रूप में देखते हैं। जैसे कि हम पेड़ों की पूजा करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं, वायु देवता को मानते हैं, अग्नि देवता को मानते हैं, अर्थात जिसे हम देखते हैं उसी को हम दैवी या ईश्वरीय शक्ति के रूप में मानते हैं और उन्हें पूजते हैं। उसके अगले जो स्टेज आता है वह है सकारात्मक अवस्था, और जिसे पॉजिटिव स्टेज कहते हैं। इसमें हम विज्ञानों की अवस्था भी इसे कहते हैं, और इसमें हम तार्किकता को पाते हैं, सत्यता की खोज करना चाहते हैं। कोई भी घटना जब घटती है तो हम उसके सत्यता के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर में इसकी जो वास्तविक रीज़न है, वास्तविक कारण है, वह क्या है इसके पीछे, इस घटना के पीछे। इसी क्रम में हम लोगों ने उनके विज्ञानों का जो श्रेणी क्रम है उसके बारे में जाना। तो विज्ञानों के श्रेणी क्रम में हमने जाना कि जो काम्टे हैं, इन्होंने विज्ञानों को एक हायरार्की के रूप में, एक स्तरीकरण के रूप में रखा है, जिसमें ये सबसे पहले गणित को रखते हैं, फिर खगोलिकी को रखते हैं, फिर भौतिकी आता है, उसके बाद रसायन विज्ञान आता है, फिर जीव विज्ञान आता है और आखिरी में समाजशास्त्र आता है। यह जो इन्होंने श्रेणी क्रम किया था वह जटिलताओं के आधार पर किया था। गणित को ये सबसे सरल और स्वतंत्र मानते हैं, जबकि समाजशास्त्र को सबसे जटिल और परतंत्र अर्थात सभी पर निर्भर मानते हैं। इसी कड़ी में इन्होंने नैतिक मूल्यों की बात की थी, अर्थात काम्टे का ऐसा मानना था कि समाजशास्त्र के बाद भी एक ऐसा विषय आएगा जो कि मनोविज्ञान तथा नीति शास्त्र का मिश्रित रूप होगा और जिसे हम नैतिक मूल्य कहेंगे। अब आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वह है स्थैतिक तथा गतिशील समाजशास्त्र। काम्टे ने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा है, स्थैतिक तथा गतिशील समाजशास्त्र। हमारे मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि आखिर में काम्टे को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी या ये प्रेरणा इनको कहाँ से मिली कि समाजशास्त्र को भी हम 2 भागों में बांटें, जो कि स्थैतिक और गतिशील हो। तो काम्टे का जो यह विभाजन का विचार था, इन्होंने बायोलॉजी अर्थात जैविकी से लिया था। यह तो हम सभी जानते हैं कि जो काम्टे थे वह विज्ञानों के श्रेणी क्रम में काफ़ी विश्वास रखते थे, और जैविकी जो है बायोलॉजी, वो समाजशास्त्र से 1 नंबर पहले आती है। इनके जो श्रेणी क्रम है विज्ञानों का, इसमें समाजशास्त्र से पहले जीव विज्ञान आता है, अर्थात समाजशास्त्र के आने से पहले जीव विज्ञान आ चुका था। तो हम ये देखते हैं कि जीव विज्ञान और समाजशास्त्र में काफ़ी समानता पाई जाती है। इन दोनों के लक्षण एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। काम्टे के ही समकालीन अगर हर्बर्ट स्पेंसर को देखें तो इन्होंने जीव सावयव का सिद्धांत दिया था, जो कि चार्ल्स डार्विन से इनको प्रेरणा मिली थी हर्बर्ट स्पेंसर को। तो जीव सावयव का जो सिद्धांत है, इसमें समाज को मानव शरीर से तुलना की गई है,
अर्थात जो समाज है यह मानव शरीर के ही अनुसार उन्हीं के तरह से ही काम करता है। जिस प्रकार से मानव शरीर के एक भी अंग में अगर कुछ गड़बड़ी आ जाए या असंतुलन आ जाए तो पूरा मानव शरीर ही असंतुलित हो जाएगा। उसी प्रकार से समाज की व्यवस्था में भी अगर किसी एक पक्ष में भी असंतुलन या गड़बड़ी आ जाए तो पूरे समाज की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। ऐसा मानना हर्बर्ट स्पेंसर का था। काम्टे जो थे वह समाजशास्त्र की जो काफ़ी समानता थी वह जीव विज्ञान के रूप में देख रहे थे, क्योंकि समाजशास्त्र से पहले जीव विज्ञान आ चुका था और इन दोनों के जो लक्षण थे वह काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते थे। स्थैतिक समाजशास्त्र जो है इसमें समाज के अस्तित्व की दशाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि गतिशील समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज की सतत गतिशीलता या एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन आते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अब स्थैतिक समाजशास्त्र में समाज के अस्तित्व की दशाओं का क्या अर्थ है? समाज आखिर में ऐसे कौन से कारणों से अस्तित्व में बना हुआ है, उसमें एक संतुलन जो बना हुआ है, जो कि हम तो मनुष्य आता है और चला जाता है, लेकिन समाज जो है वह एक हमेशा के लिए अस्तित्व में बना रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बीतती जाती है, लेकिन समाज वैसे के वैसे ही अस्तित्व में रहता है। कि स्थैतिक समाजशास्त्र में हम इसी समाज का जो संतुलन है, जो अस्थायित्व बना हुआ है, जो इसका अस्तित्व बना हुआ है, अभी भी समाज का अस्तित्व है, इसका अध्ययन हम स्थैतिक समाजशास्त्र में करते हैं। जबकि गतिशील समाजशास्त्र में जो यह समाज अस्तित्व में बना हुआ है इसमें निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होते भी रहते हैं। इसी गतिशीलता का या इसी परिवर्तन का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको इन्होंने गतिशील समाजशास्त्र के अंतर्गत रखा है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था का जो अध्ययन है वो स्थैतिक समाजशास्त्र में करते हैं और जो सामाजिक परिवर्तन या समाज में प्रगति का अध्ययन है यह हम गतिशील समाजशास्त्र में करते हैं। अब यहाँ पे आगे हम लोगों ने एक टीमा सेफ की कोट के बारे में या उनका कथन क्या है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मैंने इस कोट को इसलिए रखा है क्योंकि जब भी व्यवस्था और प्रगति की बात आती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह सिर्फ काम्टे ही इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे टीमा सेफ के कथन को रखा है। तो टीमा सेफ के अनुसार व्यवस्था तथा प्रगति जो होते हैं ये दोनों घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि प्रगति के अनुकूल हुए बिना कोई सामाजिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती है और तब तक समाज में कोई प्रगति नहीं हो सकती है जब तक कि वह व्यवस्था में समाहित न हो। यह कथन टीमा सेफ की है और हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं ये काम्टे का हो सकता है। मैंने इसे इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि हो सकता है कि शायद आने वाले किसी एग्ज़ाम में इसको पूछ लिया जाए और हम कंफ्यूज होके कुछ गलत उत्तर लगा दें। अब इस कथन को हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि हम लोग विवाह को एक संस्था के रूप में मान लेते हैं। विवाह एक संस्था है, ये हम सभी जानते हैं। अब विवाह का अगर हम पहले के समाज में देखें तो वहाँ पे इसका रूप कुछ और था। या एक और उदाहरण इसी में ऐड करते हैं हम लोग कि जैसे पहले के जो विवाह होते थे वो अंतःविवाही होते थे, यानी अपनी ही जाति में विवाह होता था। उस समय की यह व्यवस्था थी, उससे अलग हटके हम कुछ नहीं सोच सकते थे। लेकिन उसी व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और उसके बाद से आज जो है वो अंतर्जातीय विवाह या अंतर्विवाही का भी एक हमको रूप देखने को मिलता है। तो उस समय में वैसी व्यवस्था थी, लेकिन उसी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होते हुए आज के समाज में जो हमें एक नया विवाह का परिवर्तन, एक नया तरीका देखने को मिलता है, यह भी अपने
परिवर्तन तो हुआ, लेकिन फिर वो परिवर्तन भी एक व्यवस्था के रूप में, संतुलित रूप में दिखाई दे रही है। तो यहीं पे काम्टे ये कहते हैं कि जो एक अस्थायित्व है समाज में, जो उसका अपना अस्तित्व है, उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो वह हम स्थैतिकी समाजशास्त्र में करेंगे। लेकिन जो यह परिवर्तन होते जाते हैं, हर जो संस्थाएं हैं, जो मूल्य हैं हमारे, इन सब में जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों का जो अध्ययन हम करेंगे वह गतिशील समाजशास्त्र में करेंगे। तो आज हम लोगों ने यह देखा कि स्थैतिक और गतिशील समाजशास्त्र के रूप में कांटे ने समाजशास्त्र को दो भागों में बांटा था, और इसका इन्होंने जो प्रेरणा लिया था वह बायोलॉजी से लिया था। ऐसा हो सकता है कि यह किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कांटे ने जो समाजशास्त्र का दो भागों में विभाजन किया है, आखिर में उसकी प्रेरणा उन्होंने कहाँ से ली थी। और ये टीमा सेफ ने जो कोट लिखा था, जो हमने बताया अभी, तो इस कोट को इन्होंने अपनी एक पुस्तक है सोशियोलॉजिकल थ्योरी इट्स नेचर एंड ग्रोथ, जो कि 1967 में लिखा था इन्होंने। इसी पुस्तक में इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। तो आज हम लोगों ने कांटे के स्थैतिक और गतिशील समाजशास्त्र के बारे में जाना। आगे के अपने वीडियो में इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और उनकी पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।